तो दोस्तों आज हम संघीय कार्यपालिका के अंदर भारत के राष्ट्रपति का क्या योगदान रहता है और यह कौन कौन से कार्य लोकसभा यानी कि संसद में करते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूं वो सबसे पहले आपको मिले और उन वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है। यानी भारत के अंतर्गत तीन प्रमुख सेना है और उन सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है रक्षा मंत्री, चौथा है कमांडर इन चीफ यानी CDS। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय तीनों सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति है और ये संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, जिनको आर्टिकल 53(2) के अंदर भारतीय संविधान में दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी भारतीय संविधान में किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है गृह मंत्री, चौथा है राज्यपाल। यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन से सभा मिलकर करती है। तो इसमें ऑप्शन पहला है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा लोकसभा एवं राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा ही किया जाता है। और इसमें 54 में लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य, और ख में लिखा है 54 ख के अंदर यानी 2 में लिखा है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जबकि 17वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र, जैसे कि संघीय क्षेत्र वर्तमान में तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें सिर्फ दिल्ली व पांडिचेरी के संघीय क्षेत्र वह भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं 17वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं
कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यानी इसमें निर्वाचक गण के अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे और निर्वाचक गण में कौन कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, पहला ये है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। चौथा, संसद एवं राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जबकि इसमें विधानमंडल के अंदर विधानसभा व विधान परिषद भी आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य व 70वें संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर निर्वाचक गण में शामिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है, यानी किनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं है। पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार का प्राप्त नहीं है, जबकि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को है और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को है, तथा दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार का प्राप्त है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान, क्योंकि निर्वाचित ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन वो कब पात्र नहीं है मुख्यमंत्री के निर्वाचन में, जब वह स्वयं प्रत्याशी हो, यानी कि जब राष्ट्रपति स्वयं चुनाव के लिए खड़ा उम्मीदवार हो। दूसरा है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तीसरा है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। और चौथा है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता है? जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य हो, जब वह निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। जबकि वह स्वयं अगर उम्मीदवार है तो भी वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में खुद के में भाग ले सकता है और लेता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। यानी अगर भारत का राष्ट्रपति के लिए जो भी
प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका नाम किसके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो किन्हीं 5 राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, किन्हीं 5 लोकसभा सदस्यों के द्वारा, किन्हीं 5 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। और इसमें जमानत राशि भी होनी चाहिए। कितनी? 15,000 रुपये की जमानत राशि। और भारत के राष्ट्रपति में अगर नाम निर्देशन के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर एवं समर्थनों का भी मुख्य रूप होगा। और अगर किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वो 15,000 रुपये जमा नहीं कराएंगे। और जो कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन तो निर्दिष्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम प्रस्तावित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे भेजता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है। लेकिन उपराष्ट्रपति आर्टिकल 56(2) के अनुसार उसकी सूचना बिना देरी किए हुए लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। आर्टिकल 56(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन जो कि अविलंब यानी बिना देरी किए हुए लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की अवधि यानी कितने साल तक राष्ट्रपति रहेगा, तो आर्टिकल 56(1) के अनुसार अपने ग्रहण की अपने जिस दिन से कार्यकाल में अपनी सीट पर बैठ जाता है उसी दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू हो जाता है। और राष्ट्रपति स्वेच्छा से पद त्याग सकता है, उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं धारण नहीं कर लेता, यानी कि उसकी पोस्ट कभी खाली नहीं रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसे दी जाएगी? तो पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चौथा है स्पीकर को, तो यानी लोकसभा स्पीकर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा स्पीकर को भारत के संविधान यानी कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत लोकसभा स्पीकर को दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला है 30 वर्ष, दूसरा है 40 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति अपनी जिस दिन निर्वाचन होने के बाद में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
आर्टिकल 56(1) के अनुसार, जबकि आर्टिकल 56(2) के अनुसार त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, वह उपराष्ट्रपति अविलंब लोकसभा स्पीकर को देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत का नागरिक होने के लिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु, और उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका होना चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरे ऑप्शन में दे रखा कि राज्यसभा का सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन नहीं होना चाहिए। जबकि चौथा लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो ये सही है, लोकसभा के निर्वाचन हेतु सदस्य, जबकि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इसमें 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 1 दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं, केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो भारत का राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, यानी उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में अपने पद धारण करता है या फिर कर चुका है, ये संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनः निर्वाचित, जबकि 56 में तो उसका टेन्योर यानी कार्यकाल है, जबकि 57 में पुनः निर्वाचन के लिए आर्टिकल में उल्लेख है। संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हता यानी कंडीशन ये आर्टिकल 58 में दी गई है, यानी कि वह भारत का नागरिक हो और वह भारत 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, जबकि राज्यसभा की नहीं। वह संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हता यानी कंडीशन है जो आर्टिकल 58 में दी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। अगला है, भारत को पदभार की शपथ यानी भारत के राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चौथा है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति को पदभार की शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा दिलाई जाती है और ये शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 के अंदर है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जबकि 58 में कंडीशन है, 57 में पुनः नियुक्ति है। ये भारत के प्रमुख आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के यानी भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। यानी भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जाती है? तो इसमें है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों में से किसी भी सदन में। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर महाभियोग का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति संविधान का आक्रमण या अक्षमता के आधार पर या संविधान का दुरुपयोग करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के अनुसार। और ये संसद में दोनों सदन में से किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और ये ऐसे प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है राष्ट्रपति को पहले। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद को कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। तो यह है महाभियोग के बारे में। अगला क्वेश्चन, यानी संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा हो किसका उल्लंघन हो। यानी 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ या विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है, लेकिन वो जब क्या करे, जब लाया जा सकता है। तो ये व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंतर्गत। संविधान का उल्लंघन करने पर पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रशासन से असहयोग करने पर, तीसरा है उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति देने पर, चौथा है निषेधाधिकार का दुरुपयोग करने पर। तो ऑप्शन फर्स्ट है संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 56 में, इसमें तो टेन्योर है, कार्यकाल। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 58 में कंडीशन है यानी अर्हता है, जबकि अनुच्छेद 61 के अंतर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया है जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, दूसरी है कार्यपालिका प्रक्रिया, तीसरी है न्यायिक प्रक्रिया, चौथी है विधायी प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 के अंतर चलाई जाती है, तो इसको चलाने की प्रक्रिया यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है, यानी कि सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा ही इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेती है, जबकि चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में सिर्फ राज्यसभा व लोकसभा ही भाग लेती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर प्रथम यानी फर्स्ट अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका मामला किस में भेजा जाता है। तो ये RS सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, PCI, CGT टेट एग्जाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचक मंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामला। वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले, दोनों मामले राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। और ये मामले अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है जो सर्वोच्च न्यायालय देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 71 के अनुसार। भारत के
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अभी हमने आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 72 में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को किसी भी अपराध सिद्ध दोषी यानी व्यक्ति को दंड, क्षमा आदि जैसे मृत्युदंड का स्थायी निलंबन करना या फिर अस्थायी दंड को कम करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, लघुकरण यानी बड़े दंड को छोटे दंड में करना और दंड को कम करने की शक्ति आर्टिकल 72 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को क्या सलाह दी, इसकी जांच कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा। ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद को दी गई राष्ट्रपति की सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है, यानी कि इसकी जांच कहीं पर भी नहीं की जा सकती है। जैसे कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जबकि 74(2) में यह वर्णन है कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। जबकि 74(1) में राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी 74(1) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद होगी किसको, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। लेकिन 74(2) के अंतर्गत ये दिया है कि इसकी जांच कहीं पर भी नहीं की जा सकती। अगला है अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जबकि 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं, यानी संघीय सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं मंत्री सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, 2 संसद, 3 राष्ट्रपति, 4 प्रधानमंत्री। तो संघीय सरकार में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जबकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 16, 2 18, 3 15, 4 12। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ का यही एंड करते हैं। और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे वो भी इस वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। जितना मेरे से होगा दोस्तों मैं आपकी हेल्प करूँगा, और आप बस प्लीज़ इन वीडियो को देखते रहिए। किसी भी दिन एक भी वीडियो न छोड़े, और जो बढ़िया लगे
वो मैं करूँगा।